नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभिषेक भट्टाचार्य। समाजवादी पार्टी से राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल को दिए एक साक्षात्कार में अखिलेश यादव ने कहा है कि उनके पीडीए फॉर्मूले ने भाजपा के एमवाई को यानी कि मोदी योगी को हरा दिया। एमवाई से अखिलेश यादव का मतलब मोदी योगी। अखिलेश कहते हैं कि पीडीए 90% और इन्हीं पर फोकस करके उन्होंने भाजपा को यूपी के मार्फत केंद्र में बहुमत पाने से रोक दिया। अखिलेश ने साक्षात्कार में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के उस वाक्य को दोहराया जिसमें नीतीश कुमार ने यह कहा था कि रीजनल पार्टियां जो जहां जितनी मजबूत हैं उनको वहां फ्री हैंड छोड़ दिया जाए और उनके माध्यम से जो दूसरे दल हैं वो चुनाव लड़े। अखिलेश का कहना है कि 2024 के चुनावी परिणामों में नीतीश की बात को सच साबित किया है। तो क्या ये माना जाए कि आगामी विधानसभा चुनाव सहित तमाम चुनावों में कांग्रेस से जुड़ी तमाम रीजनल पार्टियों को का अपर हैंड रहेगा, यानी कांग्रेस को यूपी में अखिलेश बड़ी हिस्सेदारी नहीं देंगे। एक और ध्यान देने वाली बात अखिलेश का एमवाई फैक्टर को नए तरीके से परिभाषित करने को लेकर भी है। इससे आभास होता है कि अखिलेश मुस्लिम यादव से बाहर निकलकर एक बड़े वर्ग को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। एक इंक्लूसिव अप्रोच है। लोकसभा चुनाव के समय टिकट वितरण में अखिलेश ने इसी रणनीति को अपनाया। आगे भी ये रणनीति शायद जारी रखेंगे। कहा जा सकता है कि अखिलेश मुलायम नुमा राजनीति के चक्रव्यूह से एक अपनी अलग राह निकालते नजर आ रहे हैं। लेकिन इस फॉर्मूले से क्या वे अपने दम पर सरकार बना पाएंगे, क्योंकि पिछली सरकार मुलायम की देन थी और लोकसभा की जीत भाजपा की आंतरिक खींचतान और युवाओं के मुद्दों पर सही तरीके से काम ना होने का एक नतीजा रही, जिसकी बात हो रही है। भाजपाइयों में जिसकी भरपाई अब भाजपा करने में जुट गई है। उपचुनाव में भाजपा अखिलेश के पीडीए फॉर्मूले को ध्वस्त करने की तैयारी कर रही है। अब देखना यह है कि पीडीए बनाम एमवाई के सेमीफाइनल में कौन बाजी मार पाता है, क्योंकि इस बार एमवाई से मतलब मोदी योगी से है। इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे, उससे पहले प्रतिक्रियाओं पर एक नजर। जो सपने देख रहे थे 80 में 80 सीटों का, वो उत्तर प्रदेश की वजह से बहुमत में नहीं आ। पार्टी के जो वोटर्स थे उनके डिलीट कर दिए गए वोट, जिसका परिणाम ये हुआ कि हम चुनाव हार। अखिलेश यादव जी ने अगर ये कहा है कि उन्होंने यूपी में बीजेपी को बुरी तरह हराया है, तो ये तो अपनी जगह सच है कि उत्तर प्रदेश में उनकी 61-62 सीटें हुआ करती थी और घट करके इतनी कम हो गई हैं और इंडिया गठबंधन सारी सीटें जीत गया है। दिल्ली में सरकार बनी है, वो परिस्थिति बस बन गई है। 240 सीटें आई हैं बीजेपी की, 63 सीट को हार गई है। लेकिन चूंकि उनके एनडीए गठबंधन को सीटें मिल गई और वो बहुमत में पहुंची, सरकार वहाँ जरूर बन गई है। लेकिन वो लंगड़ी सरकार है, वो आश्रित सरकार है, वो अक्षम सरकार है और वो सरकार अस्थायी है। वो सरकार स्थायी नहीं रहेगी। अखिलेश जी का दावा ठीक है कि जिस तरह से दिल्ली के चुनाव में यहाँ हराया गया है, उसी तरह उत्तर प्रदेश के चुनाव में भी इस बार उनको हराया जाएगा। 2024 में हुए लोकसभा के चुनाव में समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी पार्टी बनी है और हमने यहाँ भारतीय जनता पार्टी को हराने का काम किया है। 2024 में जनता ने समाजवादी पार्टी को ऐतिहासिक समर्थन और सहयोग देने का काम किया है। उत्तर प्रदेश में तय हो गया है कि समाजवादी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी के रूप में है और 2027 में समाजवादी पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ प्रदेश में सरकार बनाएगी। हम जनता के मुद्दों और जन समस्याओं को लेकर के सड़क से विधानसभा के अंदर तक संघर्ष करने का काम करेंगे। बिल्ली के भाग्य से कभी कभी छीका गिर जाता है तो बिल्ली समझती कि हमारा अधिकार है। अखिलेश यादव जी की सीटें बढ़ गई, बात ठीक है। उत्तर प्रदेश में जनता ने उनकी सीटें नहीं बढ़ाई हैं, भारतीय जनता पार्टी को संकेत दिया है, संदेश दिया है और भारतीय जनता पार्टी अपनी उन कमियों को दूर करके 2029 में फिर जहां वो थे उसी पॉइंट पे उनको पहुंचा देगी, उसके पीछे भी धकेल देगी, क्योंकि जनता को पता है कि ये आएंगे तो लूटेंगे, क्योंकि इनकी प्रवृत्ति लुटेरे की है, भ्रष्टाचार की है, आतंकवाद की है, अराजकता की है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी को कोई संशय नहीं है, कोई भ्रम नहीं है। वो जिस मुगालते में रह रहे हैं वो रहें, हम अपना काम कर रहे हैं और रिजल्ट भी देना हम जानते हैं। वो 2027 में भी देंगे और 2029 में भी देंगे। चलिए, तो आपने प्रतिक्रियाएं सुनी और आज ये चर्चा इसलिए भी हो रही है कि जो इंटरव्यू अखिलेश यादव ने कपिल सिब्बल को दिया उसमें जो कई सारी बातें उन्होंने कही वो काफ़ी दिलचस्प थी। हालांकि इस तरह के इंटरव्यूज़ कुछ खास पसंद नहीं किए जाते, क्योंकि उसकी एक वजह है
इंटरव्यू लेने वाला भी बड़ा कंफर्टेबल है और इंटरव्यू देने वाला भी, जिसको लेकर विपक्ष के नेता काफ़ी आलोचना करते रहते हैं मौजूदा सरकार के जो इंटरव्यूज़ हैं उनको लेकर। लेकिन खैर, इसमें बड़ी दिलचस्प बात यही है कि जो जीतता है उसका कारण तुरंत निकल कर सामने आ जाता है, लेकिन जो हारता है उसका कारण तो खैर अगले चुनाव तक भी निकल कर सामने शायद नहीं आ पाता। चर्चा करेंगे। आज हमारे साथ हमारे प्रवक्ता बीजेपी से जुड़ रहे हैं बालकृष्ण पांडे जी, सर आपका बहुत बहुत स्वागत। कांग्रेस से हमारे साथ जुड़ रहे हैं मलिक जावेद अंसारी साहब, जितेंद्र वर्मा समाजवादी पार्टी से, रोशन ज़मीर राजनीतिक विश्लेषक, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज सबसे पहले मलिक जी आप ही के पास आना चाहूँगा। काफ़ी ज़्यादा माफ़ कीजिएगा जितेंद्र जी, मैं आपके पास आना चाहूँगा। ये इंटरव्यू काफ़ी ज़्यादा दिलचस्प है क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि जब आप काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल हो जाते हैं तो वो बातें भी शायद बोल जाते हैं जो आमतौर पर आप ना कहें। किससे, मुझसे क्वेश्चन है? जी, देखिए, समाजवादी पार्टी के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो भी बात कही है जिस परिप्रेक्ष्य में, बिल्कुल बहुत सोच समझ के कही है। अगर उन्होंने नीतीश कुमार जी से कोई, जैसा कि सब लोग मतलब निकाल रहे हैं मीडिया के भाई लोग और सब, तो कहिए तो गलत बात नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का इतिहास, मैं थोड़ा और स्पेसिफिक हो जाता हूँ जितेंद्र जी। इस इंटरव्यू में उन्होंने एक जो बड़ी चीज़ कही वो ये है कि एक कोई कोर स्ट्रक्चर नहीं है इंडिया गठबंधन का, और दूसरा इंडिया गठबंधन जो है अलग अलग राज्यों के क्षेत्रीय दलों के ऊपर टिका हुआ है, यानी कि एक पाया भी गिरा तो कहीं ना कहीं हड़बड़ी मच जाएगी। फ्रॉम हिज स्टेटमेंट इज ट्राई टू मेक दैट। हालांकि ये बात भी कही जा रही है कि अपर हैंड क्षेत्रीय दलों को होगा, पर यह एक सबसे बड़ी कमजोरी भी है आपके गठबंधन की। नहीं, कोई कमजोरी नहीं है, तो बहुत अच्छी बात है। जितने अधिक संख्या है, जितने ज्यादा साथी लोग हैं और सब मजबूत हैं अपने अपने राज्य में, ऐसा नहीं है कि कोई क्षेत्रीय दल कमजोर है। समाजवादी पार्टी के पास जितने क्षेत्रीय दल है इंडिया गठबंधन में, वो सब मजबूत लोग हैं। माननीय राष्ट्रपति जी ने जो भी बात कही है बिल्कुल सही कही है। इंडिया गठबंधन जो है मजबूत है, उसमें कोई ऐसी बात नहीं उन्होंने कही जिसका जो अलग अलग मतलब निकाल रहे हैं। Indeed, I totally agree. But the question is when it comes to sharing power, that's the very question कि तब आप क्या करेंगे? पावर शेयरिंग में तो आके मामला फंसता है साहब। उपचुनाव में चाहे सीट का बंटवारा हो या दूसरे राज्यों में उपचुनाव में किस पार्टी को सीट देनी है उसको लेकर हो, ये बात सिर्फ उत्तर प्रदेश तक तो सीमित नहीं है, महाराष्ट्र की भी बात है, अभी मध्य प्रदेश को लेकर भी बात चल रही है। कहाँ फंसा था मामला, जरा बता दीजिए। नहीं, फंसा नहीं है, हम जस्ट सेइंग कहीं फंसा था। शेयरिंग ऑफ पावर एक बड़ा क्वेश्चन बन जाता है। ओह, महाराष्ट्र से बड़ा कोई राज्य है? उत्तर प्रदेश है। फंसा था उत्तर प्रदेश में, महाराष्ट्र में सीट शेयरिंग फंसा था? आप बताइए, कहीं फंसा हो किसी राज्य में? तारीफ ही हो रही है, लेकिन अब आप पावर होल्ड करते हैं, मैं कह रहा हूँ। तब जब पावर कोई होल्ड करता है तो वहां पे तो खींचतान शुरू होती है। तब तक तो पावर थी नहीं, तब तक तो शायद आप जानते भी नहीं थे कि आप इतनी सीटें जीत जाएंगे। अब जीतने के बाद मेरा सवाल है, सुनिए, अरे बात सुन लीजिए भैया, आप ही बोलेंगे क्या? आपने 10 साल की यूपीए सरकार देखी थी? नहीं, या आप छोटे थे बहुत सब? जी, या तो आप बहुत छोटे रहे होंगे। नहीं, मैं छोटा था, निश्चित रूप नहीं से। रही होगी। नहीं, अगर बड़े रहे होंगे तो शायद आप I'm telling you that। अरे लीजिए भाई, 10 साल सरकार थी यूपीए की, कोई था गड़बड़? जी, सपा भी तो थी गठबंधन में। कोई पावर में दिक्कत थी, कोई पावर देने में दिक्कत थी, कोई निर्णय लेने में दिक्कत थी? किसी तरह कोई दिक्कत नहीं थी। 10 साल बहुत खूबसूरत प्यार से सरकार चली। अब मान लीजिए परिवर्तन का पब्लिक का मन था, उन्होंने कर दिया। ठीक है, इस बार उत्तर प्रदेश में धराशायी कर दिया भाजपा को। सोचिए ना, 80 सीट का रहे थे। मुझे अभिषेक जी इंटरप्ट करना पड़ेगा। 2014-19 में 5 सीट पाने वाले भैया कहते हैं कि हम नहीं इंटरप्ट करेंगे आपको। नहीं, मैं आपके पास भी आ रहा हूँ, उन्हें बोलने नहीं ठीक। तो अभी सरकार चलेगी, आएगी भी सरकार। ये तो घमंडी लोग है ना, अभी इनका घमंड चूर किया जनता ने, इनको आज से फर्क पे लिया है। हसीन सपने अरे सुन लो यार, अरे मेरे प्यारे बच्चे, छोटे उसको छोटे देखते रहिए। अरे पता है, और चेक घाव बड़ा तगड़ा मिला है। नहीं, जितेंद्र जी, मुहावरा बन गया बाद में 89-90 के दशक का धारावाहिक। अरे हमको पता है, बंद कमरे में रो रहे लहू हुआ के। मुझे पता है कि मुंगेरी लाल। ठीक है बालकृष्ण जी, आप बोलिए। ठीक है, ये तू मैं मत कीजिए, ये नहीं चाहिए, तू मैं नहीं चाहिए। ठीक है जितेंद्र जी, आपने अपनी बात रख दी, और क्वाइट कॉन्फिडेंट, आप अपने गठबंधन को लेकर कॉन्फिडेंट है। ठीक है, आपने अपना, यू हैव मेड योर पॉइंट।
जिस समाजवादी की अभिषेक जी अराजकता का अंदाजा इसी अरे से लगाया मिट जा जाओगे सकता तुम है, लोग यार, इनकी भाजपा असभ्यता कभी का, थी। इनके अरे कुसंस्कारों समय का, आया, लोग कहेंगे कि जब भाजपा ये कभी थी। एक एंकर की यार, उम्र किस का संबंध में जी दायरा आप? तय करते हैं, जिसके किस नेता संबंध में 10 जी वर्ष आप? के एज 10 वर्ष अरे एज इज नॉट द प्रॉब्लम। आप लोग की काफी यंग है, मुलायम सिंह यादव अब का थोड़ी दाढ़ी वाड़ी बयान सफेद हो गई है, उसको इतना दिल पे नहीं लेना चाहिए। खैर, जेल में डाल देगी सीबीआई का उपयोग दोनों करके, गुजरातियों ईडी का को उपयोग करके उत्तर प्रदेश कांग्रेस में जेल निकाल भेज दिया। देगी। सर, अरे मुंगेरी दोनों लाल जी, गुजरातियों को सर थोड़ा उत्तर प्रदेश थोड़ा में थोड़ा प्यार मोहब्बत से बात कर लेते सर। हमले में दोनों आपके को सहयोगी सरकार बोलते हैं, सरकार बदलने से प्रेम दोनों की को दुकान। शासन काल में इतना गुस्सा क्यों हो रहे जितेंद्र वर्मा जी? अरे सर, चलिए ठीक है, कांग्रेस के शासनकाल में रहना पड़ा मुंगेरी लाल जी। ठीक है। बालकृष्ण जी आपसे सवाल है, बालकृष्ण जी आपसे सवाल है। अखिलेश यादव जी ने जब ये बात हो रही थी कि सीट डिस्ट्रीब्यूशन में कमाल का काम किया अखिलेश यादव जी ने, समाजवादी पार्टी ने, जिसका उनको फायदा मिला। येट क्रिटिसाइजिंग द बीजेपी, उन्होंने कहा कि आपका ग्राउंड नेटवर्क काफ़ी ज़्यादा तगड़ा है और कहीं ना कहीं इससे सीख लेते हैं। समाजवादी पार्टी ने ग्राउंड पे ज़्यादा अच्छा काम किया और उसके नतीजे उनको मिले। कहाँ पिछड़ती नजर आई है बीजेपी हाल फिलहाल में जो आप देख रहे हैं? देखिए, एक दुष्प्रचार जो इन लोगों ने किया, क्योंकि जो कि थोड़ी आबादी जहां अशिक्षा होती है, तो हम लोग उस अशिक्षा को दूर करने के प्रयत्न में निरंतर लगे हुए हैं। तो जो अशिक्षित एक वर्ग था उसमें कि आरक्षण खत्म कर देंगे, संविधान खत्म कर देंगे, जो इनका एक अनर्गल प्रलाप चला। जीतेंद्र जी प्लीज, मैं सीधे पूछूंगा बालकृष्ण जी, एक चीज जो देखने को मिली, एक MY का टैग। सुनिए जितेंद्र जी प्लीज, जितेंद्र जी आपको पूरा टाइम दिया गया है, प्लीज बीच में मत बोलिए। बालकृष्ण जी में सीधा सवाल है, क्योंकि समय बहुत सीमित है, मैं सटीक इस पे जवाब चाहूंगा। MY का टैग आप लगाते थे समाजवादी पार्टी में, मुस्लिम यादव, दे हैव ब्रोक दैट टैग। अब वो पीडीए पे आ गए, उन्होंने एक बहुत बड़े क्षेत्र को कवर किया पीडीए से, एक इंक्लूसिव अप्रोच के साथ वो चले। सवाल सुन लीजिए, लेकिन कहीं ना कहीं एक मैसेज पहुंचा कि आप सिर्फ एक पर्टिकुलर वर्ग तक ही सीमित है, एक बड़ा अल्पसंख्यक वर्ग आपसे छूट गया, एक बड़ा पिछड़ा वर्ग आपसे छूट गया, या ऐसे संदेश पहुंचे जिसके कारण आपको उसका खामियाजा भुगतना पड़ा। इस इंटरव्यू में भी यही बात हो रही थी, इस पर आपसे जवाब चाहता हूं। नहीं, मैं निश्चित रूप से आपको एक बात बता दूं, सिर्फ 2 बातें थी। सिर्फ इतना था कि संविधान खत्म कर देंगे, संविधान को खत्म करने वाले जब संविधान हाथ में लेके घूमने लगे, और दूसरा आरक्षण खत्म कर देंगे। एक दुष्प्रचार इन लोगों ने किया, लेकिन वो दुष्प्रचार की समयावधि बहुत कम होती है। अभी आप ही के प्रवक्ता ने जब ये डिबेट शुरू हो रही थी उससे पहले बयान दिया गौरव जी ने, उन्होंने कहा कि कमी रही है, इस कमी में हम सुधार करेंगे। तो कमी आप ये कह रहे हैं कि जो दुष्प्रचार हुआ था उसे आप नहीं रोक पाए? मैं वही कह रहा हूं, इस दुष्प्रचार को कहीं न कहीं एक अंतिम कुछ चरणों के चुनाव में हम उसको ठीक से काउंटर नहीं कर पाए, या जो भी बातें रही, ये दुष्प्रचार प्रभावी। तो आप ये कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में आपका जमीनी लेवल पर इतना, जो बूथ लेवल पर हालात इतने खराब है कि दुष्प्रचार हो रहा था, आप उसे रोक नहीं पाए, जबकि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में आप ये करने में सफल हो गए। अभिषेक जी, दुष्प्रचार होता है तो 5 सीटों पे लोग आ जाते हैं। अगर मेरा जमीनी नेटवर्क खराब होता है तो मैं 5 सीट पे आता। 33 सीट भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश में जीती है। क्योंकि मैं ये क्वेश्चन इसलिए पूछ रहा हूं, मोदी जी और ये सवाल मेरा मलिक जी से भी है, होल्ड ऑन, क्योंकि जहां पर लग रहा था कि बीजेपी कमजोर है, वहां पर आपने बेहतरीन मात्रा में सीटें दर्ज की, लगभग क्लीन स्वीप आपने किया। जहां पे आप सबसे ज्यादा मजबूत माने जाते थे उत्तर प्रदेश में, जहां पे आती है हर बूथ पे आपकी इतनी जबरदस्त पकड़ है, वहां आप कह रहे हैं कि आप दुष्प्रचार के कारण हार गए। ये तो ऐसा लग रहा है आप खुद को ही अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं। देखिए ये जातिवादी लोग, राष्ट्र को विखंडित करने वाले लोग, जातिवादी जो आलाप ये जनता को सुना रहे थे, तो उसका थोड़ा सा इम्पैक्ट आया। सर प्लीज सर, ये लैंग्वेज नहीं चाहिए प्लीज। नहीं बिल्कुल नहीं, ये 2 विंडो हटाइए प्लीज, मुझे ही नहीं चाहिए। जितेंद्र वर्मा जी का वॉल्यूम डाउन कीजिए, मुझे इस तरह की बातें नहीं चाहिए, मुझे इस तरह की बातें नहीं चाहिए प्लीज। जो इनका राष्ट्र को, देश को बांटने का जो षड्यंत्र समाजवादी पार्टी का और कांग्रेस का था, उसका थोड़ा इंपैक्ट आया, लेकिन 2027 और 29 में इनका सुपड़ा साफ होगा। 5 सीट नहीं, इनको 1 सीट पाना मुश्किल हो जाएगा। ये पुरानी से भी खराब स्थिति में चले जाएंगे। इस प्रदेश की और देश की जनता इनके कारनामों को जानती है। ठीक है, बालकृष्ण जी अपनी बात की थी। मलिक जी, मेरा भी सवाल इसी से जुड़ा हुआ है, जहां पर सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंट मानी जा रही थी कि यहाँ पे कांग्रेस बहुत अच्छा करने वाली है। मध्य प्रदेश में माना जाता है कि अच्छी खासी सीटें आप निकाल सकते हैं, छत्तीसगढ़ में भी उम्मीद की जा रही थी कुछ हद तक, राजस्थान में तो खैर अच्छा हुआ है, लेकिन इन 2 राज्यों में जो है कांग्रेस पिछड़ती हुई नजर आई।
अब जानकारी मिल रही है कि मध्य प्रदेश में भी आप गठबंधन में उपचुनाव लड़ने वाले हैं। क्या स्ट्रेटेजी है कांग्रेस की? क्या बहुत ज़्यादा डिपेंडेंसी है अब आपकी क्षेत्रीय दलों के ऊपर इस लोकसभा चुनाव के बाद? नहीं अभिषेक जी, हम तो डंके की चोट पे कह रहे हैं कि हमारे 26 जो पार्टियां हैं उनका गठबंधन है, उसका नाम इंडिया ब्लॉक है, इंडिया गठबंधन है। और जो अपने आप को बहुत ताकतवर बताते हैं भाजपा वाले, वो तो 36 बैसाखियों के सहारे सरकार में अभी चला रहे हैं सरकार के जरिए। और दूसरा मैं कहना चाहूंगा, यूपी में जो हाल है वो हार की वजह ये नहीं है कि कह रहे झूठ बोल रहे थे, हार की वजह है कुशासन। इनके ही विधायक कह रहे हैं कि मेरी हत्या हो सकती है, मैं योगी जी से मिला, उसकी कोई सुनवाई नहीं है। इनके ही मंत्री कह रहे हैं जो इस्तीफा दे रहे हैं कि भ्रष्टाचार हो रहा उत्तर प्रदेश में, इसलिए वो इस्तीफा दे रहे हैं। इनके ही नेता कह रहे हैं कि 42 साल की राजनीतिक जीवन में मैंने कभी इतना भ्रष्टाचार नहीं देखा जो आज तहसीलों और थानों में भ्रष्टाचार है। तो इस उत्तर प्रदेश को भ्रष्ट बना दिया है। ट्रिपल इंजन की इनकी सरकार है, मेयर भी इनके हैं, विधायक भी इनके हैं, एमपी भी इनके हैं, सरकार भी इनकी है। ठीक है, तो इस सुधार का चेहरा कौन होगा? व्हाट इज द फ्यूचर ऑफ कांग्रेस इन उत्तर प्रदेश? मैं इस उपचुनाव के परिप्रेक्ष्य में पूछ रहा हूं कि डेफिनेटली आप चाहेंगे कि आपको भी उपयुक्त रूप से सीटें मिले। अभी हम गठबंधन में हैं, उसके लिए कोऑर्डिनेशन कमेटी बनी है। कौन चेहरा होगा, कौन चेहरा नहीं होगा, वो हमारा राष्ट्रीय लीडरशिप तय करेगी, मैं तय नहीं करूंगा। लेकिन ये मैं आपको सुनिश्चित करना चाहता हूं कि भाजपा बाई इलेक्शन में इनका सुपड़ा साफ होने वाला है और योगी जी अपनी कुर्सी बचाए, क्योंकि लखनऊ से लेकर दिल्ली तक पूरी प्लान बन चुका है योगी जी को, हमारे माननीय मुख्यमंत्री को हटाने का। वो अपनी कुर्सी बचाए, हमारी चिंता ना करें। ठीक है रोशन जमीन जी, मेरा सीधा सवाल ये है, बहुत सारी बातें हुई, कुछ बड़ी बातें हुई, इसमें से एक यही थी जो उन्होंने कहा कि इस चुनाव के बाद सांप्रदायिक जो तरह का जो चुनाव होता है, कम्युनल काइंड ऑफ इलेक्शन की जिस तरह के अप्रोच रखते हैं, उस सांप्रदायिकता का अंत हो गया अब चुनाव में। अब जनता सिर्फ मुद्दों पर बात करना चाहती है और कहीं ना कहीं ये जो जाति की राजनीति है उस स्ट्रक्चर को भी कहीं ना कहीं तोड़ दिया गया है इस चुनाव में। जी अभिषेक जी, सबसे पहले तो अनादि टीवी के तमाम दर्शकों को, हमारे जितने सम्मानित साथी बैठे हुए हैं, आप सभी को मेरा नमस्कार। देखिए, जो ये चुनाव हुए हैं, हम लोग लगातार जब भी डिबेट पे बैठते हैं तो लोकसभा चुनाव को लेकर बैठ जाते हैं जी। सवाल इस बात का है कि एक चीज हमें इस संदर्भ में देखना पड़ेगा कि राष्ट्रीय राजनीति, जिसे हम लोकसभा के चुनाव से जोड़कर देखते हैं, और विधानसभा के चुनाव जो राज्य स्तर पर होते हैं, इन दोनों में बड़ा फर्क होता है। लोकसभा का चुनाव करते वक्त चूंकि भारतीय जनता पार्टी ने टोटल फोकस जो है माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में उनके चेहरे पर लड़ा था, तो 10 साल कोई भी दल जब सत्ता में रहता है तो उससे जनता की अपेक्षाएं कुछ इतनी ज्यादा हो जाती हैं कि एंटी इनकम्बेंसी होना स्वाभाविक है। जहां तक अखिलेश जी की बात है कि 37 सीटें कैसे पहुंच गई, दो चीजें बहुत महत्वपूर्ण फैक्टर हैं, इस चीजों को वो भी जानते हैं। पहली चीज एक चीज थी कि जो 2014 में जो है बसपा का जो कोर वोटर था, एक बहुत बड़ा वर्ग, उसने जो है बीजेपी को सपोर्ट कर दिया था। और 2024 के इलेक्शंस में आते आते वो जो तादाद 8 से 10% वोटर्स की थी जो माइग्रेट हुआ, और उसने भारतीय जनता पार्टी से, चूंकि वो स्वाभाविक वोटर उनका नहीं था, किसी कारणवश अट्रैक्ट हुआ था, वो धीरे से माइग्रेट होकर, चूंकि बसपा की भूमिका इसमें ना के बराबर रही इस चुनाव में, आप जानते हैं, तो वो वोट जो है स्वाभाविक रूप से गया इंडिया गठबंधन को। अब इंडिया गठबंधन में चूंकि उत्तर प्रदेश में अखिलेश जी का जनाधार ज्यादा था, जो सीटों का बंटवारा था वो निश्चित तौर से कांग्रेस को सीटें भी मिली थी, और लीडिंग पोजीशन में जो है अखिलेश जी थे, तो निश्चित तौर से उनको फायदा मिला। एक चीज आपको ये नहीं भूलना चाहिए सर, कि जो सेंटर में जो बदलाव के चिन्ह आप देख रहे हैं, इसका अगर क्रेडिट जाता है तो किसी क्षेत्रीय दल को तो कम जाता है। जो राहुल गांधी जी ने भारत जोड़ो यात्रा की थी, न्याय यात्रा निकाली थी, उससे लोगों की कनेक्टिविटी इंडिया गठबंधन के साथ बनी। अब इसमें यह तय करना बड़ा मुश्किल है कि वो क्रेडिट सिर्फ राहुल जी को जाता है या अखिलेश जी को जाता है। मेरी समझ ये है कि दोनों रोशन जी, मुझे एक दिलचस्प चीज याद आ रही है। अखिलेश यादव जी ने इंटरव्यू में कहा था कि जब, क्योंकि नीतीश कुमार जी थे जो पूरा झंडा लेके चल रहे थे इंडिया गठबंधन का, फिर वो झंडा छोड़ के बीजेपी के पास चले गए, लेकिन जाने से पहले जो उन्होंने बात की थी कि क्षेत्रीय दलों को जो है अपर हैंड दीजिए, उनको खुला छोड़ दीजिए, तो ऐसा लगता है कि नीतीश जी फॉर्मूला देके चले गए इंडिया गठबंधन को।
जी मैं उसी पे आता हूँ। देखिए, पहली चीज तो ये कि अभी विपक्ष इतना मजबूत नहीं है जितना अतिरेक में बातें हो रही हैं। आपको याद होगा पिछले विधानसभा चुनाव में भी अखिलेश जी की अच्छी खासी पोजीशन चल रही थी। अखिलेश जी के बड़बोलेपन ने लास्ट मोमेंट के 2 चरण में पूरी तरह से बाजी भाजपा के पक्ष में कर दिया था। तो विपक्ष सकारात्मक रचनात्मक होता है जी, तभी अच्छा है। वो अगर हर बात में निगेटिविटी खोजेगा तो अभी तो सत्ता से बहुत दूर है आप ना। और आपको क्या लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने आत्ममंथन नहीं किया होगा, या अपनी हार से कुछ सीखे नहीं होंगे, या 2027 रोशन जी, आपने बहुत से सवाल किया। अभी थोड़ी देर पहले आपने कहा कि हमारी बात को लोकसभा चुनाव तक ले जाते हैं, तो आज के हालातों की बात करते हैं। आज के समय में क्या सॉल्यूशन है इस वक्त बीजेपी के पास, जो हालात उत्तर प्रदेश में बने या दूसरे राज्यों में जहां पर उन्हें सफलता नहीं मिली? जो ओबीसी वोटर्स, जो कि उनके सबसे ताकत बताई जाती थी, वो छिटक रहे हैं, दलित उनसे छिटक रहे हैं, मुस्लिम सीधे तौर पर लग रहा है। अभिषेक बैनर्जी ने जो हाल ही में स्टेटमेंट दिया था लोकसभा में कि आपके पास एक नेता नहीं है, ना लोकसभा में, ना विधानसभा में, ना राज्यसभा में, इज ट्राइंग टू मेक अ क्लियर स्टेटमेंट दैट आप एक वर्ग को अपने साथ नहीं ला पाए और पूरी तरह से वो इग्नोर्ड है। जी मैं उसी बात पे आता हूं। देखिए, दो चीजों पे मैं चर्चा करना चाहता हूं। भारतीय जनता पार्टी आज भी पूरे देश की सबसे बड़ी पार्टी है, इस बात को विपक्ष को भी स्वीकार करना है, हमें भी स्वीकार करना है, एक चीज। दूसरी चीज ये कि जैसे अभी आप देखते हैं हमारे बीजेपी प्रवक्ता भाई बालकृष्ण जी, इनको मैं बड़ा पढ़ा लिखा प्रवक्ता मानता हूँ। ये काफी कुछ अच्छे सुलझे हुए व्यक्ति हैं, लेकिन भावावेश में जैसे कोई आदमी बोल रहा है, जैसे जितेंद्र जी बोल रहे थे, तो सर ने उसमें बीच में इंटरप्ट कर दिया। ये व्यवहार जो है जनता देखती है। भारतीय जनता पार्टी के लगभग मैं माफी चाहते हुए कहूंगे, मेरे भाई हैं इसलिए मैं बोल रहा हूं कि गलती मुझसे भी हो सकती है, इनसे भी हो सकती है। ये अहंकार भरी भाषा और जाति सूचक शब्द जो थोड़े से, इनसे अगर बचेंगे तो और अच्छे प्रवक्ता होंगे। भारतीय जनता पार्टी में दिक्कत क्या आई कि उन्होंने ऐसा कुछ नहीं है, उन्होंने जो योजनाएं लागू की उसको लाभ मुसलमानों को भी मिला, अल्पसंख्यकों को मिला, सबको मिला। लेकिन अंतर केवल इतना है कि जैसे फ्रंट फुट पर जाकर एक पहल नहीं हुई और 16 से 17% जो वोट है मुसलमानों का, अल्पसंख्यकों को जिन्हें आप कहते हैं, तो उनके लिए भारतीय जनता पार्टी को कुछ न कुछ रणनीति बनानी पड़ेगी। निश्चित तौर से एक मजबूत वोटर वर्ग है, इस बात को जानना पड़ेगा। हालांकि उन्होंने पॉलिसी डिस्ट्रीब्यूशन में जो बेनिफिट्स दिए हैं उसमें कहीं से कोई पक्षपात नहीं किया। इसी पे मेरा समय थोड़ा सीमित है, इसी पे मेरा सवाल है बालकृष्ण जी आपसे, पॉलिसी को लेकर, क्योंकि लगातार आपने कहा कि देखिए कोई भी बात हो, लेकिन जो भी योजनाएं हमने लागू की बिना किसी जातीय और सांप्रदायिक पक्षपात के हमने लागू की है। अब क्या सॉल्यूशन है? क्योंकि एक तरफ एक छोर पर, जैसा कि आप खुद कह रहे हैं कि दूसरे छोर पर जाति के नाम पर राजनीति खोजी जा रही है, तो क्या आप पॉलिसी के नाम पर उसका सॉल्यूशन ढूंढ पाएंगे? क्योंकि अगर कहीं भी तमाम विपक्षी दल यही आरोप लगा रहे हैं कि पॉलिसी फ्रेमवर्क ही कोलैप्स कर गया, इसलिए जनता ने आपका साथ नहीं दिया। अभिषेक जी, भारतीय जनता पार्टी 2014 से मोदी जी के नेतृत्व में सत्ता में है। हमारा पहले दिन से ये नारा है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। चाहे हमने आवास योजना लागू की, चाहे हमने शौचालय की योजना लागू की, चाहे हमने हर घर को, हर गरीब को राशन की योजना लागू की, इस प्रकार की हमारी बहुत सारी योजनाएं हैं। चाहे वो किसानों के लिए 6,000 रुपए जो हम प्रतिवर्ष देते हैं वो योजनाएं थी। ये सबको हमने समान रूप से बिना जाति, वर्ग, धर्म को ध्यान में रखे हुए ये देने का काम किया। तो निश्चित रूप से हमारा यही पहले से भी यही हो रहा है, पॉलिसी रही है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। इस देश के 140 करोड़ लोगों का जिसमें हित सन्निहित हो, हम वही काम करेंगे। जिससे भारतवर्ष की मान प्रतिष्ठा बढ़े, हम वही काम करेंगे और हमने इस काम को किया है। थोड़ा ये जातिवादी पार्टियां, इन्होंने थोड़ा दुष्प्रचार किया, लेकिन जनता बहुत ठीक है। मेरे पास समय बहुत सीमित है, 30 सेकंड जीतेंद्र जी आपके पास, 30 सेकंड बस। देखिए, ये कहते हैं हमने दुष्प्रचार किया। 6900 बच्चे शिक्षक भर्ती वाले में अभी भी लखनऊ में क्रमवार भूख हड़ताल पर बैठे। 6900 पिछड़े वर्ग के बच्चे, पिछड़ा वर्ग का आयोग भी बना, उसने रिपोर्ट दिया। सरकार ने आयोग का गठन किया, सरकार को रिपोर्ट दिया कि इनके साथ अन्याय हुआ, आरक्षण छीना है। इन्होंने पूरे 10 साल केंद्र में, 7 साल यूपी में आरक्षण छीना। ठीक है, माफी चाहता हूं, मैं आपको बीच में रोक रहा हूं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो चर्चाएं गर्म हैं और आगे उपचुनाव भी है, और कहीं एक तरफ एक पार्टी को मंथन करने की ज़रूरत है कि जो अब तक अपने सफलताओं को लेकर इतनी ज़्यादा आत्मविश्वास से परिपूर्ण थी, वह सफल कहाँ हुई। वही दूसरी तरफ जो सफल हुई है उसे भी सोचना होगा कि सफलता को आगे कैसे सस्टेन किया जाए। इसी के साथ इस चर्चा को देंगे यहीं पे विराम। आप देखते रहिए नादु टीवी। नमस्कार।